लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। कल से जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया, मैं उस वक़्त से कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें, जिसमें बिलख़ुसूस जो था कि आईटी के फ्रीलांसर और कंपनी को जो 100% टैक्स छूट दी गई है, उस हवाले से कि उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। मैं इस हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा और कुछ मेरे अपने ज़हन में कुछ चीज़ें हैं, मैं आप अहबाब के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरे नज़दीक सरेदस्त ये सिर्फ़ ऐलानात हैं। उसकी वजह ये है कि जितने भी ऐलानात किए गए हैं, अब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया, उसके अगर अहम पॉइंट्स अगर हम देखें तो पेट्रोल जो है वो ₹10 और बिजली ₹5 सस्ती करने का ऐलान किया गया है। एहसास प्रोग्राम में 12,000 से बढ़ाकर तो 14,000 कर दिया गया है। ग्रेजुएट्स को जो है वो जो नौजवान हैं उनको ₹30,000 की इंटर्नशिप दिलवाएँगे और 26 लाख स्कॉलरशिप्स पर जो है वो तकरीबन कोई 38 अरब रुपए के एक्सपेंस भी आने हैं। और टेक्नोलॉजी के शोबे में 100% टैक्स की छूट कर दी है उन्होंने। और फिर इसी तरीके से तमाम जो स्टार्टअप्स हैं, उसके ऊपर भी 100% जो है वो कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडस्ट्री लगाने वालों से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मेरी नाक़िस राय के मुताबिक इस वक़्त हमारी मुश्त में इतनी सख्त नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, सिर्फ़ थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, तो सिर्फ़ $1 अरब की खातिर हमें समझ लें कि नाक से लकीरें निकालना पड़ी। सऊदी अरब ने जिन शराइत पे हमें कर्ज़ा दिया है, वो जब और जिस वक़्त चाहें, वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करके वो हमसे वो पैसा वापस ले सकते हैं। हमारा आलम तो ये है कि सिर्फ़ $1 अरब के लिए हमने सऊदी शराइत पे कर्ज़ लिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलीफ़ के हवाले से। मुझे जो कुछ लगता है वो ये है कि सेम लाइक जैसे खान साहब ने इलेक्शन से पहले भी बड़े दावे और बड़े ऐलानात किए थे कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ये भी मुझे कल का जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो खिताब है, उसके असल मुहर्रिकात जो है वो जो मुझे जो चीज़ लगती है या तो वो अपोज़िशन का जो सियासी दबाव है, वो है कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है या ये कोई इलेक्शन कैम्पेन शायद प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में हो सकता है असेंबली तोड़ दें और इलेक्शन करवाएँ। तो अवाम की हमदर्दियाँ लेने के लिए तो ये एक स्टेप हो सकता है और अपोज़िशन की भी अभी तक तो खिचड़ी पकी हुई है। उनको खुद नहीं समझ आ रही है कि किसको क्या ओहदा मिलेगा। तो ये सियासी ऐलानात ही मुझे लगते हैं। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जितने ऐलानात किए गए हैं, जितने भी ऐलानात किए गए हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ उसकी वजह कि जो 30 जून को जो फ़िस्कल ईयर जो माली साल जो ख़त्म हुआ था, तो फेडरल गवर्नमेंट का अगर हम वो डाटा उठा के देख लें, तो उसमें जो खसारा है, जो फ़िस्कल डेफ़िसिट जो है, वो है तकरीबन 3,716 अरब रुपए का। और पिछले 3 सालों से ये मुसलसल खसारा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने रिलीफ़ का ऐलान किया गया है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए 2 ऑप्शंस मेरी नज़र में तो सिर्फ़ 2 ही ऑप्शंस हैं। नंबर 1 मज़ीद कर्ज़े लिए जाएँगे या अवाम पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा। उसकी रीज़न अगर हम तकरीबन मेरा ख़्याल ये है कि 15 दिन हुए होंगे, 14 दिन हुए होंगे तो जब पेट्रोल की प्राइस ₹12 एकदम से इंक्रीज़ की गई, तो उस वक़्त क्या कहा गया कि जी चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेज़ बढ़ रही हैं, तो इसलिए मजबूरी है, हमने ये बढ़ाना है। अच्छा, अब जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जो है वो तकरीबन $100 से भी इंक्रीज़ कर चुका है पर बैरल। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ₹10 की कमी की गई है, इसके पैसे कौन देगा?
जवाब मेरी नज़र में वही आता है कि या तो कर्ज लेंगे या फिर अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाएगा, और वो टैक्स किसने देना? आपने और मैंने ही देना है, अवाम ने ही देना है। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि जी 10 रुपए जो है वो पेट्रोल में कमी होगी। इसी तरीके से बिजली में अभी लास्ट टाइम जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन 6 रुपए पर यूनिट का इजाफा किया गया था। और हमेशा जो एक बात कही जाती है कि जी हमारे लाइन लॉसेस हो रहे हैं, साल से बचपन से सुनते आ रहे हैं जी लाइन लॉसेस हो रहे हैं जी। इस वक्त भी अगर डाटा उठा के देखा जाए तो लाइन लॉसेस जो है वो तकरीबन 18% है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 5 रुपए पर यूनिट का जो रिलीफ दिया गया है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो कौन देगा? हम तो ऑलरेडी खसारे में हैं। हमारे अगर डाटा उठा के देखें तो हमें चीज़ें समझ में आती है। फिर इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि नून लीग जो थी वो 30,000 अरब डॉलर का 30,000 अरब रुपए का जो है वो कर्ज जो है वो छोड़ के गई है। अब अगर ये जो सेकंड क्वार्टर जो खत्म हुआ है, अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाएँ, जो वहाँ पे ऑफिशियल डाटा दिया गया है, उसमें जो पाकिस्तानी कर्ज़ों पाकिस्तान पे इस वक़्त जो कर्ज़ हैं, वो अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर जो आपको एग्ज़ैक्ट फिगर मिलेगा वो 51,724 अरब रुपए का है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुज़श्ता 3 सालों में 22,000 अरब के कर्ज़े में इज़ाफ़ा ही हुआ है। और ये 70 साला हिस्ट्री में पहली गवर्नमेंट है कि जिसमें ये कर्ज़ों का बोझ इतनी स्पीड से बढ़ा है। एनी हाउ, अब सवाल तो वही बनता है ना कि जब कर्ज़ों का इतना ऑलरेडी हमारे ऊपर बोझ है, हमारा फिस्कल डेफ़िसिट अभी लास्ट ईयर का ही अगर उठा के देख लें, तो वो 3,716 अरब रुपए का है। तो ये सारा रिलीफ वगैरह ये कहाँ से मेंटेन किया जाएगा? अब आपका जो सवाल है कि जी आईटी किस शोबे के हवाले से, आईटी के शोबे को जो रिलीफ दिया गया है जिसे ज़ीरो रेटिंग कहा जा रहा है, तो ये मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन नेटवर्कर हज़रात इस चीज़ को समझें कि क्या नेटवर्कर आईटी में काम कर रहा है? ये आईटी से रिलेटेड जो अहबाब है, ये उनके लिए है। और मैं नहीं समझता हूँ चूँकि हमारे मुल्क में तो किसी किस्म का नेटवर्किंग के हवाले से कोई ऐसा कानून है नहीं, क्राउड फंडिंग के हवाले से कोई कानून है नहीं, तो इसका जो है वो आपको या मुझे किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा हो। अब जो एक नई चीज़ आई है इसके अंदर, काला धन सफ़ेद करने के हवाले से, इससे पहले भी लास्ट टाइम अगर आप देखें, तो लैंड माफ़िया को बेनेफ़िट देने के लिए एक रियल एस्टेट के लिए एक पैकेज दिया गया, बहुत बड़ा रिलीफ़ दिया गया। लेकिन क्या उसका फ़ायदा आम आदमी को मिला? डेफिनेटली 100% उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लैंड माफिया को गया। रियल एस्टेट में जो प्राइसेस इंक्रीज हुई, वो जो प्लॉट आज पहले समझ लें कि 25-30 लाख रुपए में मिलता था, आज वो समझ लें कि 60-70 लाख रुपए में आपको मिलेगा। तो गरीब आदमी को तो ना तो उसमें किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसी तर्ज का जो पैकेज है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जा रहा है कि जी इंडस्ट्री लगाएं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, काला धन आप सफेद कर लें। ये मेरे नजदीक एक अच्छा स्टेप है। उसकी वजह कि जब इंडस्ट्री लगती है तो अवाम को रोजगार मिलेगा। अब इसको ये मेंटेन किस तरीके से करते हैं इस पे मैं जरा आगे जाके बात करूंगा। जो स्टार्टअप पर कोई भी किसी भी किस्म का जो कैपिटल गेन नहीं लगाएगा, ये भी मेरे नजदीक एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो 5 साल के लिए टैक्स की छूट दी जा रही है, और फिर फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो चीज कही गई है, जो चीज मुझे समझ में आई है, जितना मर्जी ले आओ और जितना मर्जी बाहर ले जाओ। इसका मतलब ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज को ओपन कर दिया गया है। अब आप यूं समझ लें कि हम 1990 में वापस चले गए, जो नवाज शरीफ साहब ने कानून एक बनाया था, और जिसमें ये था कि जितनी दौलत पाकिस्तान में ला सकते हो ले आओ, जितनी दौलत जब दिल चाहे पाकिस्तान से बाहर ले जाओ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब
इस नुक्ते पे मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन कहाँ स्टैंड करते हैं, इसकी अभी तक किसी भी किस्म की कोई वजाहत नहीं दी गई। फिर आगे अगर हम चले, 1 साल मुसलसल की कोशिशों के बाद जिसे कहते हैं ना, IMF ने अपनी शराइत मनवाई, स्टेट बैंक का बिल आपके सामने मंजूर हुआ, आपसे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम स्टेप्स के बाद क्या IMF एंटरटेन करेगा पाकिस्तान को? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इससे भी बड़ा सवालिया निशान एक और है, फैटफ का। ये जो फॉरेन एक्सचेंज को ओपन किया गया है, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब ये एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के हवाले से जब दुनिया भर में कवानीन बने, KYC का कानून बना कि जी आपको पता होना चाहिए कि कौन भेज रहा है और कौन ले रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त भी आपको पता है कि फैटफ में पाकिस्तान का क्या स्टेटस है। ये जो खोला गया है फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, ये मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से इन तमाम चीजों को मेंटेन करेंगे। अगर आप काला धन सफेद करना चाहते हैं, आपसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी, तो फिर हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले और ये बाकी जितने भी केसेस हैं, इनका क्या होगा? तो अभी फिलहाल ये बातें जिसे कहते हैं ना, हवा में ही हैं। अभी हम इनको ऐलानात समझ सकते हैं, अभी ये सियासी दबाव के तहत तो हो सकते हैं। जनवरी में जो महंगाई हुई, अभी ये सारा कुछ करना, मेरा जहाँ तक ख्याल था कि ये शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सारी चीजें आने वाले बजट में करना थी। लेकिन या तो इलेक्शन सर पे आ गया है, या कोई अदम एतमाद की तहरीक का कोई सीन उनको नजर आ रहा है कि खुदा ना करे अगर अदम एतमाद की तहरीक पास हो गई, तो फिर ये जो मेरे जितने भी ऐलानात हैं, ये आने वाली गवर्नमेंट के गले पड़ेंगे। तो बस वो क्या कहते हैं कि बस ना डोला होसी तो ना रोला होसी। अभी फिलहाल इस पे हमें जिसे कहते हैं ना कि खुशी की कोई शादियाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। अगर कोई क्लैरिटी हुई तो मैं डेफ़िनेटली आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।